हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एग्जाम बार। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट को, जो हमारी सीरीज चली है ज्योग्राफी थ्रू मैप्स में। इस वीडियो में हम बात करेंगे साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट के बारे में और उससे रिलेटेड जो फिजिकल फीचर्स हैं, पॉलिटिकल फीचर्स हैं। तो जब भी हम किसी देश की किसी देश के बारे में बात करते हैं तो उसकी जो ज्योग्राफी होती है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि ज्योग्राफी डिफाइन करती है कि उस देश की इकोनॉमी क्या होगी और उस देश की इकोनॉमी डिसाइड करती है कि उस देश की हिस्ट्री क्या होगी। तो उससे पहले कि हम थोड़ा सा इसके पॉलिटिकल फीचर्स के बारे में बात करें साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट की, उसकी थोड़ी सी ब्रीफली हिस्ट्री में बता देता हूँ। जैसे कि बाकी कॉन्टिनेंट्स हैं, चाहे एशिया कॉन्टिनेंट हो, यूरोप हो, उसकी तरह जो साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट है वर्ल्ड स्टेज पे इतना ज्यादा एसेप्टिव नहीं रहता अपने राइट्स या पॉलिसीज को लेकर। क्योंकि ये जो सदर्न अमेरिकन कॉन्टिनेंट है, मोस्टली जो कंट्रीज हैं वो स्मॉल स्मॉल कंट्रीज हैं। ब्राजील और जो अर्जेंटीना दो कंट्रीज हैं, ये लार्ज कंट्रीज हैं जो पार्ट हैं G20 और ब्रिक्स समिट। ब्रिक्स के का भी पार्ट है ब्राजील। अर्जेंटीना इसी साल उसका पार्ट बनने वाला है। बट यहाँ की जो इसमें जो प्रॉब्लम्स है यहाँ पर, इसके अंदर साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट के अंदर कोहेसिवनेस की कमी है। जैसे कि अपने साउथ एशिया है, जैसे इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, उनकी आपस में नहीं बनती है। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी कुछ प्रॉब्लम्स है। जो साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट इतना ज्यादा मतलब थोड़ा अननोन है टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तीन रीजन है इसके। सबसे पहला तो इसका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर। जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है यहाँ का वो थोड़ा सा डिफरेंट है अमंग कंट्रीज, क्योंकि ब्राजील और अर्जेंटीना की हम बात करें तो दोनों डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, जबकि जो वेनेजुएला है ये अथॉरिटेरियन कंट्रीज है, क्योंकि यहाँ पर डिक्टेटरशिप टाइप रहती है। चिली है एक कंट्री है यहाँ पर, उसमें क्या होता है कि पॉलिटिकल लीडरशिप बहुत जल्दी जल्दी चेंज होती रहती है, तो अनस्टेबिलिटी रहती है। यानी कि जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है वो काफी डिफरेंट है। अगर हम सेकंड बात करते हैं इकोनॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में यहाँ पे, तो जो यहाँ का इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है वो भी कंप्लीट डिफरेंट है, बिकॉज ऑफ कॉलोनियल रूल्स की वजह से। क्योंकि ब्राजील क्या है यहाँ पर मिक्स इकोनॉमी है, लाइक इंडिया ये भी एक तरह की मिक्स इकोनॉमी है, बट स्ट्रक्चर को फॉलो करता है। बट जो अर्जेंटीना है, चिली है या फिर वेनेजुएला, कोलंबिया, ये क्या है सोशलिस्टिक प्रिंसिपल, जो मार्केट प्रिंसिपल है उनको फॉलो करते हैं। तो इसलिए जो इनका जो माइंडसेट है, आइडियोलॉजी है अमंग द कॉन्टिनेंट, वो बिल्कुल भी मतलब मैच नहीं करती है। इससे क्या होता है, ट्रेड इश्यूज यहाँ पर रहते हैं। तो और थर्ड है यहाँ पर, तो ये दो पॉलिटिकल और जो इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स हैं उसकी वजह से इतना ज्यादा यहाँ पर डेवलपमेंट नहीं है। थर्ड है यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन। रीजन है इंडस्ट्रियलाइजेशन का। यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए किसी भी कंट्री को दो इंपोर्टेंट मिनरल्स की जरूरत पड़ती है। सबसे पहले है आयरन ओर एंड सेकंड है उसका कोल। तो जो साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट है, यानी कि कंट्रीज हैं, ब्राजील हो गया, अर्जेंटीना, बोलिविया, इसके अंदर आयरन ओर के जो रिजर्व हैं वो आपको मिल जाएंगे। बट जो कोल है साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट से लगभग गायब सा है, यानी कि कोल इस कॉन्टिनेंट में, पूरे कॉन्टिनेंट में कहीं भी कोल के रिजर्व नहीं मिलते हैं, यानी कि लार्ज स्केल में। तो यहाँ पर क्या है, इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज्यादा लैक करता है। तो ये दो तीन रीजन हैं जिससे कि ये जो कॉन्टिनेंट है साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट इतना ज्यादा लाइमलाइट में नहीं रहता है। तो अब बात करते हैं इसके पॉलिटिकल फीचर्स के बारे में, पॉइंटर्स रिलेटेड टू साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट। इसके जो पॉलिटिकल फीचर, पहले हम बात करते हैं इसकी जो यानी कि कैपिटल्स हैं इनकी कंट्रीज की। क्योंकि जो कैपिटल्स हैं ये हमेशा कभी कभी जो एग्जाम है उसमें पूछ लेता है, यूपीपीसीएस वगैरह। तो ब्राजील की जो कैपिटल्स है उसका जो नाम है ब्राजीलिया है। बोलिविया की ला पाज है, हाईएस्ट यानी कि एलिवेशन पर लोकेटेड है ला पाज। पेरू लीमा यहाँ पर है। कोलंबिया की बोगोता है। वेनेजुएला की काराकास है यहाँ पर। उसके बाद पैराग्वे है, ओसेनसिन यहाँ पर है। अर्जेंटीना की ब्यूनस आयर्स है और चिली की सैंटियागो है। ये इनकी कैपिटल्स हैं। अगर हम बात करें बाउंड्री लोकेशन इनकी क्या है, तो इनके जो छोटे छोटे कंट्रीज हैं, जो भी कंट्रीज हैं, उनकी जो कोस्ट लाइन है वो मैच करती है, किससे मिलती है, ओशन से। दो कंट्रीज जबकि ऐसे हैं जो लैंडलॉक्ड कंट्री है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट के अंदर लैंडलॉक्ड कंट्री इनमें से कौन सा है। तो दो कंट्री हैं, बोलिविया और पैराग्वे। ये लैंडलॉक्ड कंट्री है, यानी कि इनका सी एक्सिस नहीं है इनका डायरेक्टली। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर जो साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट है ये कनेक्ट है किससे, नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट से। किससे कनेक्ट है, सेंट्रल अमेरिका के थ्रू। एक यहाँ पर पनामा कंट्रीज भी है, वो इसी को बोलते हैं इस्मस ऑफ पनामा। इस्मस क्या होती है, जो एक नैरो स्ट्रेच ऑफ लैंड होता है जो कनेक्ट करता है दो लार्ज लैंड मास को, यानी कि नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट और साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट। इसको बोलते हैं इस्मस ऑफ पनामा। किससे कनेक्ट करता है ये, कोलंबिया कंट्री एक है, इसके थ्रू कनेक्ट है ये इस्मस ऑफ पनामा। इधर दो गल्फ होती है, जो इसके जो लेफ्ट साइड में इसको बोलते हैं गल्फ ऑफ पनामा, और जो राइट साइड में है इसको बोलते हैं गल्फ ऑफ डेरियन, DARIEN, डेरियन। तो ये कुछ पॉलिटिकल फीचर्स थे इसके। उसके बाद एक
आइलैंड के बारे में बात करते हैं। ये जो आइलैंड है इसको बोलते हैं टेराडल फ्यूगो आइलैंड। डिवाइडेड है ये किसके किसके बीच में, अर्जेंटीना और चिली, यानी कि जो आधा पोर्शन है वो अर्जेंटीना के पास है इसका, और आधा पोर्शन है किसका, चिली का। ये जो टेराडल फ्यूगो आइलैंड है ये सेपरेट करता है मेन लैंड अर्जेंटीना और चिली को किसके द्वारा, स्ट्रेट ऑफ, इसको बोलते हैं मैगलन, मैगलन, स्टेट ऑफ मैगलन। यहाँ पर एक नैरो पैसेज है यानी कि बॉर्डर का, जो इसको अलग करता है आइलैंड को। आइलैंड के नीचे क्या है, अंटार्कटिका। यहाँ पर मैप थोड़ा छोटा है, नीचे की तरफ अंटार्कटिका है, उसके बीच में जो वाटर पैसेज है इसको बोलते हैं ड्रेक पैसेज। उसको क्या बोलते हैं, ड्रेक पैसेज, जो कनेक्ट करता है किसे, पैसिफिक ओशन को किससे कनेक्ट करता है, अटलांटिक ओशन से। तो जो सदर्न मोस्ट पार्ट पैसेज है उसको बोलते हैं, पास से बॉर्डर का, उसको बोलते हैं ड्रेक पैसेज। तो ये थे इसके पॉलिटिकल फीचर्स। नेक्स्ट बात करते हैं इसके फिजिकल फीचर्स के बारे में। नेक्स्ट फीचर है हिल्स एंड आइलैंड के बारे में बात करते हैं। तो हिल्स जो है, एंडीज माउंटेन यहाँ पर है। एंडीज माउंटेन वर्ल्ड का क्या सबसे लॉन्गेस्ट कॉन्टिनेंटल रेंज है, माउंटेन रेंज है, सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट है ये। इसको बोलते हैं एंडीज कोर्डिलेरा। कोर्डिलेरास क्या होती है, पैरेलल रेंजेस होती हैं, जैसे कि हमारे हिमालयन होता है, ग्रेटर हिमालयस हो गया, उसके बाद मिडिल हिमालय हो गया, लेसर हिमालय यानी कि शिवालिक हो गया। उसी तरीके से एंडीज माउंटेन भी कोर्डिलेरा की फॉर्म में होता है, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स होती हैं, कई रेंजेस होती हैं जो आपस में पैरेलल मूव करती, मतलब चलती हैं, फॉर्म होती हैं, उसको बोलते हैं कोर्डिलेरा। तो एंडीज माउंटेन हो गया यहाँ पर। गोवाना हाईलैंड एक यहाँ पर हाईलैंड है, यानी कि थोड़ा हिली एरिया है, उसको बोलते हैं गोवाना हाईलैंड। और ब्राजीलियन हाईलैंड ये हो गया आपके नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में ब्राजील के हिल्स है यहाँ पर। तो ये है हिल्स और यहाँ के रेंजेस। उसके बाद हम बात करते हैं आइलैंड्स के बारे में। तो एक यहाँ पर ये आइलैंड है, इसको बोलते हैं गालापैगोस आइलैंड। किसका पार्ट है ये, इक्वाडोर का। गालापैगोस आइलैंड कहां पर है, पैसिफिक ओशंस में। एक यहाँ पर आइलैंड है, इस आइलैंड को बोलते हैं फोकलैंड आइलैंड, FALKLAND, फोकलैंड आइलैंड। किसका पार्ट है ये अभी वैसे हिस्टोरिकली यूनाइटेड किंगडम यानी कि इंग्लैंड का पार्ट रहा है, लेकिन अभी अर्जेंटीना और यूके के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है इस आइलैंड को लेकर। अर्जेंटीना बोलता है कि ये जो आइलैंड है फोकलैंड आइलैंड, ये हमारा यानी कि कंट्री का पार्ट है। तो अभी इसकी जो इनिशियल कंट्रोल है इसका, वो अभी इंग्लैंड के पास है, लेकिन अर्जेंटीना बोल रहा है कि ये हमारे पास होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं लेक्स के बारे में। एक दो इंपोर्टेंट लेक्स हैं साउथ अमेरिका की जो हमेशा पूछी जाती हैं। लेक टिटिकाका ऑब्वियस सबसे इंपोर्टेंट है, हाईएस्ट लैटिट्यूड पे फॉर्म होने वाली नेविगेशन लेक है टिटिकाका। कहां पर है ये है जो बॉर्डर है किसका, पेरू और बोलिविया, दो कंट्री हैं ये। इसका जो बॉर्डर फॉर्म है वहां पर है लेक टिटिकाका, हाईएस्ट एल्टीट्यूड पर बनी हुई है नेविगेशन लेक है। सेकंड लेक की हम बात करेंगे, लेक मिरिम है। ये कहां पर है, ब्राजील में, इसकी लोकेशन है ये यहाँ पर है, लेक मिरिम ब्राजील में। दो इंपोर्टेंट और लेक है, पोपो लेक जो अगेन एंडीज माउंटेन्स में ही है, हाई लैटिट्यूड पर है। बिडेमा एक लेक यहाँ पर है, और अर्जेंटिनो। ये तीन चार लेक हैं इसके बारे में जो इंपोर्टेंट है, पोपो है, टिटिकाका है और लेक मिरिम है। ये इंपोर्टेंट लेक है साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट की। नेक्स्ट बात करते हैं मेजर रिवर्स के बारे में, जो यहाँ पर मेजर रिवर है। तो यहाँ पर क्या है, इक्वेटर पास होती है, कहां से, ब्राजील से। तो यहाँ पर क्या है, हैवी डेंस फॉरेस्ट है जिनको बोलते हैं रेन फॉरेस्ट, और अमेजन रेन फॉरेस्ट भी बोलते हैं। तो ये जो रिवर है ये कई कंट्रीज के से पास होकर जाती है, इसकी कैचमेंट एरिया कई कंट्री के अंदर होता है, अंदर है, इसको बोलते हैं अमेजन रिवर। तो सबसे इंपोर्टेंट यानी कि सेकंड लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट रिवर है, लेकिन हाईएस्ट वॉल्यूम ऑफ वाटर ये डिस्चार्ज करती है इसमें, अटलांटिक ओशंस में। तो अमेजन रिवर होगी। ओरिनैको रिवर किसका पार्ट है, वेनेजुएला का, ये जा रही है ओरिनैको रिवर वेनेजुएला। थर्ड है पराना, पराना और पैराग्वे रिवर दोनों मिलती है, ये पैराग्वे रिवर होगी, और ये पराना रिवर कहां पर, ब्यूनस आयर्स यानी कि अर्जेंटीना में फॉल करती है, कहां पर, साउथ अटलांटिक ओशन में। नेक्स्ट है माग्डालेना, ये है उसका कोलंबिया का पार्ट, यानी कि ये रिवर फ्लो करती है कहां पर, कोलंबिया के अंदर। एंड लास्ट है साओ फ्रांसिस्को, ये है नॉर्थ ईस्ट ब्राजील का पार्ट। ये जो रिवर है इसको बोलते हैं साओ फ्रांसिस्को। ये 5-6 रिवर है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें अमेजन रिवर इंपॉर्टेंट है, ओरिनाको इंपॉर्टेंट है, साओ फ्रांसिस्को, मैग्डिना, ये जो रिवर्स है ये इंपॉर्टेंट है। एक फॉल है यहाँ पर, एंजल फॉल, बहुत ज्यादा फेमस है। क्यों, चुरुन रिवर किस पर लोकेटेड है, चुरुन रिवर एक रिवर है, कहां पर, वेनेजुएला के अंदर, अराउंड यहाँ पर है एंजल फॉल। वर्ल्ड का टॉलेस्ट वाटरफॉल है, यानी कि सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल कौन सा है, एंजल फॉल्स वर्ल्ड का, कहां पर है, वेनेजुएला के अंदर, चुरुन रिवर पर है। तो ये थे रिवर और फॉल इंपोर्टेंट। नेक्स्ट बात करते हैं टेक्टोनिक प्लेट।
तो वर्ल्ड में बहुत सारी जो प्लेट हैं, 7 प्लेट हैं, वो मेजर प्लेट हैं, बाकी माइनर प्लेट हैं, 2 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। तो जो नॉर्थ अमेरिकन तो साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट है वो साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट प्लेट हो गई, और ये हो गया अफ्रीकन प्लेट, और ये हो गई अंटार्कटिक प्लेट। 3 प्लेटों से घिरा हुआ है, ये मेजर प्लेट है। और पैसिफिक प्लेट और साउथ अमेरिकन प्लेट के बीच में माइनर प्लेट भी है। एक सेंट्रल अमेरिका की, यानी कि सेंट्रल अमेरिका और पैसिफिक प्लेट के बीच में है कोकोस प्लेट। इंपोर्टेंट प्लेट है ये, एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपोर्टेंट है, पूछा जाता है। और साउथ अमेरिकन प्लेट और पैसिफिक प्लेट के बीच में जो स्मॉल माइनर प्लेट है उसको बोलते हैं नाजका प्लेट। दोनों प्लेट इंपोर्टेंट है। ये जो फॉकलैंड आइलैंड है, यहाँ के इसके आसपास एक प्लेट है माइनर प्लेट, जिसको बोलते हैं स्कोशिया प्लेट, SCOTIA, स्कोशिया प्लेट। ये भी इंपोर्टेंट प्लेट है, कहां पर है, अटलांटिक, साउथ अटलांटिक ओशन में स्मॉल प्लेट है ये स्कोशिया प्लेट। तो ये 3 प्लेट इंपोर्टेंट है, कोकोस प्लेट, नाजका प्लेट और स्कोशिया प्लेट, साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट के कॉन्टेक्स्ट में। नेक्स्ट बात करते हैं माउंटेन्स पीक्स के बारे में। माउंटेन्स पीक्स यहाँ पर साउथ अमेरिका में थोड़ी मिक्स हैं, 2 तरह की हैं, वोल्केनो पीक्स और एक हो गया माउंटेन पीक्स, यानी कि रेंजेस। तो एकानकुआ एक पीक है यहाँ पर, चिली के अंदर पड़ती है। हाईएस्ट पीक है आउटसाइड ऑफ एशिया, यानी कि माउंटेन रेंज के अंदर जो हाईएस्ट पीक है एकानकुआ, वो एशिया के अंदर जो पीक है, माउंट एवरेस्ट हो गया जैसे कि, यानी कि कंचनजंगा हो गया, उसके बाहर एकानकुआ जो है हाईएस्ट पीक है एशिया के बाहर। कहां पर, साउथ अमेरिका में, चिली में। ये जो ओजस डस सेराडोस है, ये आपने सुना होगा, ये क्या है, बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। ये है वोल्केनिक पीक जो अर्जेंटीना और चिली बॉर्डर पर है, और ये यानी कि अर्थ पर हाईएस्ट पीक है, हाईएस्ट वोल्केनिक पीक है अर्थ पर, यानी कि सबसे ऊंचा जो वोल्केनो है, वोल्केनिक पीक है, वो है, उसका नाम है ओजस डस सेराडोस। कहां पर है, अर्जेंटीना चिली के बॉर्डर पर है। इक्वाडोर के अंदर भी 2 वोल्केनिक पीक हैं, एक का नाम है चिम्ब्राजो और एक का नाम है कोटापेक्सी। ये भी कहां पर है, इक्वाडोर के अंदर है, कोटापेक्सी और चिम्ब्राजो, ये दोनों वोल्केनिक पीक हैं। ये भी कहां पर, ये कहां पर है, इक्वाडोर के अंदर है, लोकेटेड है। ओजस डस सेराडोस अर्जेंटीना और चिली के बॉर्डर पर है, और एकानकुआ चिली के अंदर है, जो माउंटेन पीक है हाईएस्ट आउटसाइड एशिया। वर्ल्ड में वोल्केनिक हाईएस्ट वोल्केनिक पीक कहां पर है, का नाम क्या है, ओजस डस सेराडोस। ये थे माउंटेन पीक्स। ये 3-4 बस इंपोर्टेंट है। एक ये है होसेरन, ये भी एक माउंटेन पीक्स है पेरू के अंदर, बट ये इतना ज्यादा उसमें एग्जाम पर्सपेक्टिव से इतना ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है, क्योंकि 3 कोटापेक्सी, चिम्ब्राजो और जो ओजस डस सेराडोस है, एकानकुआ, ये 4 जो पीक्स हैं, ये इंपोर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। नेक्स्ट बात करते हैं मिनरल्स एंड ओर। साउथ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है, मिनरल्स और के मामले में इतना ज्यादा लकी नहीं रहा है, बट यहाँ पर फिर भी काफी क्वांटिटी में जो ओर है वो पाया जाता है, जैसे कि आयरन ओर ब्राजील के अंदर भी है, अर्जेंटीना के अंदर भी है, बॉक्साइट यहाँ पर है ब्राजील के अंदर, यहाँ पर गुआना हाईलैंड में भी। 3-4 जो कंट्री हैं, अगर हम बात करें नॉर्थ पार्ट की, कोलंबिया हो गया, वेनेजुएला और यहाँ पर गुआना हो गया। ये जो तीनों कंट्री हैं नॉर्दर्न पार्ट में, ये फेमस है किस लिए, क्रूड ऑयल के लिए, प्रोडक्शन। क्रूड ऑयल यहाँ पर काफी मात्रा में पाया जाता है। तो वेनेजुएला में सबसे ज्यादा, यहाँ पर अगर बात करें साउथ अमेरिका के रिलेशन है, तो वेनेजुएला के अंदर सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल पाया जाता है। बट यहाँ पर क्या है कि जो यहाँ की जो गवर्नमेंट है वो है एंटी यूएसए, तो यहाँ पर क्या है, यूएसए ने जो सैंक्शंस लगा रखे हैं क्रूड ऑयल प्रोडक्शन पे। बट ये जो तीनों कंट्रीज हैं मेजरली ये प्रोड्यूस करती हैं क्रूड ऑयल काफी मात्रा में, तो क्रूड ऑयल की यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। आयरन और बॉक्साइट आपको बता दिया। सबसे इंपोर्टेंट जो, और यहाँ पर कोल रिजर्व बिल्कुल भी नहीं है, यानी कि बहुत फ्यू क्वांटिटी, मतलब कोल रिजर्व की यहाँ पे मिलेंगी, अदरवाइज नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ और ये इतना ज्यादा डेवलप्ड नहीं है। 2 इंपोर्टेंट मिनरल्स जो हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, ये पूछा गया 2022 में यूपीपीसीएस में, चिली। कॉपर जो है सबसे ज्यादा क्वांटिटी में साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में चिली के अंदर पाया जाता है, क्या, कॉपर। यूपीपीएससी में ये पूछा गया 2022 के एग्जाम में, प्री में। सेकंड है पेरू, यहाँ पर है टिन, जो मिनरल्स पाया जाता है पेरू के अंदर सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है वो है टिन। तो ये 2 जो मिनरल्स हैं ये बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। नेक्स्ट बात करते हैं हम डेजर्ट्स और प्लेट्यू की। 3-4 डेजर्ट्स हैं, तो एक डेजर्ट एटाकामा सबसे ज्यादा ड्राइएस्ट डेजर्ट है ऑन द सरफेस आफ्टर आर्कटिक आइस मास। वहां पर क्या बिल्कुल भी बारिश नहीं होती, क्योंकि बहुत ज्यादा आइस रहती है वहां पे। उसके बाहर अगर हम बात करें नॉन पोलर की बात करें, पोलर एरिया को छोड़ दिया जाए, तो सबसे ज्यादा ड्राइएस्ट, यानी कि बहुत लिटिल अमाउंट, यानी कि मेरे ख्याल से 7 से 10 मिलीमीटर यहाँ पर रेनफॉल होता है पूरे साल भर में, इतना ड्राइएस्ट है अटाकामा डेजर्ट। किसका पार्ट है, चिली का और पेरू का।
एक है इंपोर्टेंट पैटागोनिया। पैटागोनिया जो डेजर्ट है ये सेमी एरिड डेजर्ट बोल सकते हैं। इसका जो रीजन है डेजर्ट रहने का वो रेनफॉल नहीं है, उसका रीजन है रेन फेड एरिया। मतलब कि मतलब ये जो पैटागोनिया रीजन है अर्जेंटीना के अंदर, ये रेन फेड यानी कि यहाँ पर एंडीज माउंटेन है। तो रेन क्या है, यहाँ जब बारिश यहाँ से होती है, रेनफॉल यहाँ पे बहुत लेस मात्रा में होती है, क्योंकि जब विंड यहाँ से जाती है तो रोड इसको ब्लॉक करती है एंडीज माउंटेन रेंजेस। फिर ये जब नीचे की तरफ डिसेंड होती हैं तो इनकी जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो इंक्रीज हो जाती है, तो यहाँ पे क्या रेनफॉल कम हो जाता है। तो ये एक तरह का सेमी एरिड डेजर्ट है जिसको बोलते हैं पैटागोनियन डेजर्ट। थर्ड है सेचुरा डेजर्ट, ये कहाँ पर है, पेरू के अंदर है, इंपोर्टेंट है ये भी। और मोन्टे, ये भी सेमी एरिड टाइप का है, ये कहाँ पर है, ये भी अर्जेंटीना के अंदर है। तो ये 4 डेजर्ट थे। अगर हम बात करें प्लेटू की, बोलिवियन प्लेटू, ये बोलिविया हो गया। ये जो लैंड मास है ब्राजील का पार्ट थोड़ा बोलिविया, ये हो गया बोलिवियन प्लेटू। माटो ग्रेसो ब्राजील का पार्ट है, ये जो है इसको बोलते हैं प्लेटू माटो ग्रेसो। बारबोरिमा प्लेटू, ये है नॉर्थ ईस्ट पार्ट है ब्राजील का, ये जो प्लेटू है इसको बोलते हैं बारबोरिमा प्लेटू, बोरिमा प्लेटू। ये हो गया माटो ग्रेसो, ये है बोलिविया प्लेटू। और यहाँ पर है गुआना हाईलैंड, वेनेजुएला कोलंबिया का थोड़ा सा पार्ट है, इसको बोलते हैं गुआना हाईलैंड। तो ये 4 हाईलैंड है यानी प्लेट्यू है यहाँ पर, और ये 4 क्या है यहाँ पर डेजर्ट है, अटाकामा, मोन्टे, पैटागोनियन एंड सेचुरा। ये थे डेजर्ट्स एंड प्लेट्यू इंपोर्टेंट। उसके बाद हम बात करते हैं लोकल विंड्स के बारे में। जो लोकल विंड है, 2 इंपोर्टेंट विंड है यहाँ पर। एक हुआ पंपास विंड, कोल्ड विंड है, कहां से एंटर करती है, ये अर्जेंटीना के थ्रू एंटर करती है। अंटार्कटिका जो आइस मास है यहाँ से आती है, यानी कि कोल्ड ड्राई विंड है, और ये फ्लो करती है टिल ब्राजील पैराग्वे से होते हुए। सेकंड विंड है, इसको बोलते हैं पैम्पेरो। सेकंड है जोंडा, फोन टाइप विंड है। फोन टाइप विंड का मतलब है कि यानी कि ये उतरती है एंडीज माउंटेन से नीचे की तरफ। हॉट वार्म ड्राई विंड है, माउंटेन रेंजेस के थ्रू नीचे की तरफ फ्लो करती है अर्जेंटीना में, इस टाइप से, इसको बोलते हैं जोंडा विंड। तो ये 2 विंड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पैम्पेरो और जोंडा विंड। नेक्स्ट बात करते हैं ग्रासलैंड के बारे में, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड और टेम्परेट ग्रासलैंड। ये जो एरिया है इसको बोलते हैं लानोस, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है ये। और ये जो एरिया है इसको बोलते हैं कंपोज, ब्राजील के अंदर है। ये है ट्रॉपिकल यानी कि ग्रासलैंड, समर ग्रासलैंड भी बोल सकते हो एक तरह के। ये जो एरिया है अर्जेंटीना में इसको बोलते हैं टेम्परेट ग्रासलैंड यानी कि पंपास। तो ये टेम्परेट ग्रासलैंड हो गया क्योंकि हाई लैटिट्यूड में, और ये क्या हो गया ट्रॉपिकल यानी कि समर ग्रासलैंड हो गया, लानोस और कंपोज। नेक्स्ट बात करते हैं ओशनिक करंट के बारे में। ओशनिक करंट अगर हम बात करें साउथ अमेरिका में कॉन्टिनेंट में, तो ये जो करंट है चिली के बाजू से होकर जा रहा है पैरेलल, इसको बोलते हैं पेरू करंट। पेरू करंट कोल्ड करंट है। ये कौन सा करंट है, कोल्ड करंट है, इसको बोलते हैं हम्बोल्ट करंट। इसका दूसरा नाम क्या है, हम्बोल्ट करंट या पेरू करंट। कोल्ड करंट है एक तरह का। यहां से ये जा रहा है ब्राजीलियन यानी कि नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट जो फ्लो हो रहा है, ये डिवाइड हो जाता है यहां से इधर की तरफ, इसको बोलते हैं ब्राजीलियन करंट। ये कैसा करंट है, यानी कि वार्म करंट है, क्योंकि ये वार्म नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट क्या है, वार्म है, क्योंकि इक्वेटर की तरफ से आ रहा है। ये जा रहा है आपके अंटार्कटिका की तरफ से, तो ये कोल्ड एयर मतलब कोल्ड करंट है, ओशनिक करंट है, पेरू करंट। और ये हो गया ब्राजीलियन करंट। यहाँ पर एक स्मॉल सा वार्म करंट भी है, इसको बोलते हैं कोल्ड करंट, इसको बोलते हैं फोकलैंड करंट, ओशनिक करंट। तो ये 2 इंपॉर्टेंट करंट हैं जो इसके रिलेटेड हैं साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट के। तो ये था आज का साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट से रिलेटेड फिजिकल्स एज वेल एज पॉलिटिकल फीचर्स। तो अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसके बारे में हम नेक्स्ट जो हम वीडियो लेकर उसमें हम बात करेंगे यूरोप कॉन्टिनेंट एज ए होल, उससे रिलेटेड फिजिकल एज वेल एज पॉलिटिकल फीचर। अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम्स है ज्योग्राफी से रिलेटेड यानी मैपिंग से रिलेटेड, तो प्लीज कमेंट में लिख के बताएं और मैं उसके बारे में आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कराऊंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।